अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। केपीके में एटा के थ्रू प्राइमरी और मिडिल स्कूल टीचर्स के लिए जो टेस्ट का सिलसिला चल रहा था वो अब कंप्लीट हो गया है, जिसमें प्राइमरी और मिडिल स्कूल टीचर्स के लिए एटा के थ्रू डिवीजन वाइज टेस्ट कंडक्ट हुए। ये जितने भी टेस्ट थे, चाहे वो पीएसटी के हों, सीटी के हों, डीएम, पीईटी, कारी के, ये सारे टेस्ट हम साथ साथ डिस्कस करते गए हैं और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इससे रहनुमाई ली, उनको आइडिया हुआ कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और जिस तरह के क्वेश्चन पहले टेस्ट में आए हैं उसी तरह के, यानी कि सेम वो क्वेश्चन तो नहीं आए लेकिन उसी तरह के क्वेश्चन आगे आते रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पास्ट पेपर्स की डिस्कशन बहुत फायदेमंद साबित हुई। अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद शुरू होने जा रहा है हाई स्कूल टीचर्स की रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, जिसमें एसएसटीज की सिलेक्शन होगी। एसएसटीज की रिक्रूटमेंट होगी 4 तरह की: एसएसटी जनरल, एसएसटी आईटी, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री और एसएसटी फिजिक्स मैथ। अब उसकी तैयारी का प्रोसेस आपने अभी से शुरू करना है, क्योंकि जब तक टेस्ट की डेट अनाउंस होगी, सीटें अनाउंस होगी, तब तक आप लोगों को रिवीजन की फेज में होना चाहिए। तो पहले 2 महीने आप लोग लाजमी तौर पर इस्तेमाल कर लें अच्छी तैयारी के लिए, और उसके लिए जरूरी यह है कि आप अभी से सेशन का हिस्सा बन जाएं। एमके प्रिपरेशन का एसएसटी का सेशन शुरू हो गया है। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। पेपर की डिस्कशन का आगाज करते हैं। ये हजारा डिवीजन का पेपर है, पीएसटी का ओरिजिनल पेपर। 100 एमसीक्यूज हैं, तो हम 2 हिस्सों में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में पहले 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 में अगले 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी रहनुमाई मिल सके और चीजें समझने का मौका मिले। तो पहला क्वेश्चन है द पाई ग्राफ। द पाई ग्राफ शोज Rauf's monthly expenditure. His monthly income is 7,200. If the graph shows his expenditure on education as 70, what amount does he spend on education? देखें, पाई ग्राफ जो होता है ये एक पूरा सर्कल होता है और इसके टोटल पार्ट्स होते हैं 360। तो उन 360 पार्ट्स में से 70 पार्ट्स जो है वो उसका एजुकेशन का खर्चा है। हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए उसकी पूरी तनख्वाह को डिवाइड करना है 360 पार्ट्स में से, और फिर उसमें से 70 पार्ट्स एजुकेशन के लिए निकालने हैं। हम इसे कई तरीके से लिख सकते हैं। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 360 में से 70 पार्ट्स हैं एजुकेशन के, और ये टोटल इनकम में से है 7,200 में से। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 7,200 पूरी तनख्वाह है जिसको 360 बराबर हिस्सों में हमने तकसीम किया है, और इनमें से 70 पार्ट्स जो हैं वो एजुकेशन पर लगते हैं। दोनों सूरतों में आपका जवाब सेम आएगा। तो हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। ये हमारे पास जीरो से कैंसिल हो जाएगा। 36 2s are 72 आता है, ये 200 आ जाएगा क्योंकि 2 जीरो हैं। ये 200 7 से मल्टीप्लाई होगा और आपका आंसर आ जाएगा 1400। तो 1400 रुपए खर्चा है जो उसका हो रहा है अपनी एजुकेशन पर मंथली बेसिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोड ऑफ डाटा सेट 35789? मोड से मुराद कोई ऐसी वैल्यू होती है जो रिपीट हो रही हो, जो एक से ज्यादा बार रिपीट हो रही हो, जो डाटा सेट के अंदर सबसे ज्यादा बार मौजूद हो। तो हम यहां पर डाटा सेट को अगेन देखते हैं। तो इस डाटा सेट में कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो एक से ज्यादा बार आ रही हो, तो हम कहते हैं कि इस डाटा सेट का कोई भी मोड नहीं है। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन 72 एंड 7 टाइम्स अ नंबर इज 16। यानी कि 72 और किसी भी फर्जी नंबर का 7 टाइम्स जो है, इनका अगर आप डिफरेंस लें तो वो बराबर आएगा 16 के। अब इससे आगे से सॉल्व कर लें, या -7x इधर रह जाएगा, ये 72 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -56। माइनस दोनों साइड्स पे आप कैंसिल कर देंगे, 7 को इधर लाकर डिवाइड करेंगे 56 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 8, एंड दैट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है उस्मान सोल्ड अ कैन ऑफ ऑयल फॉर 7,786। अच्छा, अब हमने देखना है कि अगर वो पूरा जो कैन है उसकी कीमत हमें पता हो तो हम उसमें से कॉस्ट प्राइस कैसे मालूम कर सकते हैं। ये हमें सेल प्राइस पता है कि सेल प्राइस बराबर है 7,786। अब या तो फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। नुकसान यहां पर दिखाया गया है 15%। तो अगर नुकसान 15% है तो सेल प्राइस किसके बराबर आएगी? सेल प्राइस विल बी इक्वल टू 85% ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जितने की चीज ली थी उसके 85% के बराबर चीज सेल हुई है, 15% नुकसान में चला गया है। तो अब आप इसे सॉल्व कर लें। आपको सेल प्राइस पता है 7,786,
85% को आप लिखेंगे 85 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई, ये सीपी आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस फ्रैक्शन को उधर ले जाना है, तो 7786 और मल्टीप्लाई ये 100 डिवाइडेड बाय 85। अब आप इसको सॉल्व कर लें, ये आपका हो जाएगा 20 5s are 100, 17 5s are 85 और 17 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। अब आपने सिंपली यहां पर मल्टीप्लीकेशन करनी है, आपने 7786 को 20 से मल्टीप्लाई करना है और जो आपका आंसर आए उसे आपने 17 से डिवाइड कर देना है एंड योर आंसर मस्ट बी 9160। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसे करके भी देखना चाहें तो ये जो हो जाएगा 17 4s are 68, 9 बचेगा, 9 और 8 98 हो गया, तो 17 5s are 85, 13 7 के साथ मिलके ये हो जाएगा 136। 136 को अगर आप 17 से डिवाइड करें तो ये 8 से हो जाएगा, तो ये 458 आ गया। 458 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 9160। तो ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आप कैलकुलेटर का सहारा ना लें, आप करके देखें, ये हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। In a library, 11 persons arrange 319 books in 4 hours. How many persons are required to arrange 725 books in 5 hours? तो ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, आप देख लें कि कितने पर्सन्स हैं और आपने रेशियो लेनी है बुक्स के साथ और रेशियो लेनी है टाइम के साथ जो कि आवर्स में है कि कितने आवर। अगर 11 लोग होंगे तो 319 किताबें 4 घंटे में अरेंज कर देंगे। कितने लोग होने चाहिए कि 725 किताबें 5 घंटों में अरेंज हो जाएं। अब आप इनका रिलेशन देख लें, इसमें डायरेक्ट रिलेशन है जिसे आपने मालूम करना, वो हमेशा ही डायरेक्ट में होता है। अब ज्यादा लोग हैं थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े लोग हैं ज्यादा टाइम लगेगा, इनवर्स रिलेशन। थोड़े लोग थोड़ी बुक्स अरेंज करेंगे, ज्यादा लोग ज्यादा बुक्स अरेंज करेंगे, डायरेक्ट रिलेशन। अब आप इसे लिख लें, एरोस की डायरेक्शन में लिखना होता है x डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू 725 डिवाइडेड बाय 319 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 5। अब आप इसे सॉल्व करना शुरू कर दें, 5 से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 145 और 145 को आप मल्टीप्लाई कर ले 4 से तो ये आपके पास आ जाएगा। बल्कि हम इसे ऑनवर्ड फर्दर लेकर चलते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम 11 को इस साइड पर लेकर आते हैं, तो 145 डिवाइडेड बाय 319 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 11। अब आप इसे फर्दर करके देखें तो इसे अब आप कैसे करेंगे, इसका एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए मल्टीप्लीकेशन ही है। 145 को आपने 44 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 319 से। अब आपने ये करके देखना है, इसके लिए आपके पास सिंपली एक पेज होना चाहिए जिस पर आप इसे करके देख लें, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 20%। तो ये इस तरीके से आपने इसे सॉल्व करना है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ 87.3 to 1756। तो हमने इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं, वहां तक इसे महदूद करना, राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ करने का तरीकेकार ये होता है कि आप पहले वाले लिख लें 87.32, पहले 4 लिख लिया। पांचवें को कैसे लिखना है, पांचवें को राउंड ऑफ करते वक्त आपने उससे अगले डिजिट को देखना है क्या वो 5 से बड़ा है। अगर तो 5 से बड़ा है तो पांचवें फिगर को एक स्टेप आप एक डिजिट स्टेप अप कर देंगे, एक डिजिट बढ़ा देंगे। और अगर वो 5 से छोटी वैल्यू है तो तब आप नहीं बढ़ाएंगे, तो एक के बाद 7 आ रहा है तो आप इसे बढ़ा सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 87.322। नेक्स्ट है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिक रूम इज 2744 मीटर क्यूब। अब ये मीटर क्यूब में है हमारे पास वैल्यू। फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम। अच्छा, हमें पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ का क्यूब, तो लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम का क्यूब रूट। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है रिलेशनशिप कि हम इसका क्यूब खत्म करने के लिए इसका क्यूब रूट लेते हैं और इसका भी, इसका क्यूब रूट खत्म हो जाएगा, क्यूब खत्म हो जाएगा, क्यूब रूट भी, और इसका रह जाएगा। अब आपने 2744 का क्यूब रूट लेना है, उसके लिए आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 2744 को पहले 2 से डिवाइड करें, ये हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करें, ये हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करें, ये फिर हो जाएगा। अब ये 2 से भी नहीं होना, 3 से भी नहीं होना, 4 5 6 से भी नहीं होना, 7 से होना है, फिर ये भी 7 से हो जाना है
और ये भी 7 से हो जाना। कैसे पता चलता है? बार बार की प्रैक्टिस से। तो आपके यहां पर क्या बन रहा है? 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 7 का क्यूब, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 7 का क्यूब, और इसका क्यूब रूट। तो जिनके पास क्यूब आ गया है उनका क्यूब रूट खत्म हो गया और आपका आंसर आ जाता है 14। तो 2744 का क्यूब रूट आता है 14। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स ऑफ क्लास 3 इज 126। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स? देखिए 3 किताबों की कीमत, कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स, इट इज इक्वल टू 126। कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू 126 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 42। एंड व्हाट इज कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स? इट इज इक्वल टू 42, यानी कि एक किताब की कीमत मल्टीप्लाई 8 बुक्स, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 336। ये आंसर ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सम ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 9 एंड 1 डिवाइडेड बाय 3। चले फ्रैक्शंस है, आपने उनको जमा करना है। 2 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो आप इनका एलसीएम ले लें, 9 एलसीएम आएगा तो यहां पर 2 वैसे का वैसे आ जाएगा, क्योंकि 9 1s are 9, 1 2s are 2, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 9। नेक्स्ट हमने फैक्टराइजेशन करनी है इस एक्सप्रेशन की। इसमें ये 2 नहीं है, ये मिस्टेकनली लगा हो तो इसको इग्नोर कर दें। तो बाकी रह जाता है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। फैक्टराइजेशन करने के लिए हम करते क्या है? हम पहले दोनों एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर हम 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो आंसर आता है 6x स्क्वायर, और साथ कोई सिंबल नहीं है तो डेफिनेटली ये प्लस में है। तो हमने इसको इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि इनको भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर 6x स्क्वायर ही आए, जो एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करने से आया है। तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस x। अब ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? माइनस 7x। ये एक्सप्रेशन तो नहीं बदला, वैसे का वैसा ही रहा है, लेकिन इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस जमा, 6x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ पे प्लस 3 वैसे का वैसे आएगा। 2 आप कॉमन ले लें 2x, तो ये हो जाएगा 2x को x से मल्टीप्लाई करें 2x माइनस 3, यहां पर माइनस 1 कॉमन आ जाएगा और x माइनस 3, एंड योर आंसर विल बी x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1, एंड दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है हैदर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। हैदर अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। ये प्रेजेंट एज की बात है। तो जितनी बेटे की उम्र है, बाप की उम्र उससे 3 गुना ज्यादा है इस वक्त प्रेजेंटली। आफ्टर 10 years द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 76। 10 साल के बाद, अगर हम 10 साल के बाद उनकी एजेस लिखें तो जो बेटा है उसकी एज कितनी होगी? जो मौजूदा एज है उसमें 10 साल जमा करने से। और फादर की एज क्या होगी? फादर की एज होगी मौजूदा एज में 10 साल जमा करने से। तो वो बराबर है 76 के। तो हम कहते हैं x प्लस 10, बेटे की उम्र 10 साल बाद और बाप की उम्र 10 साल बाद, अगर आप इनको जमा करें तो आंसर कितना आएगा? 76। x में 3x जमा करें 4x आता है, 10 में 10 जमा करें 20 आता है, दैट इज इक्वल टू 76। 20 को इधर लाकर माइनस कर दें, ये रह जाएगा 56। 4 को इधर लाकर डिवाइड कर दें, x की वैल्यू आ गई 14। तो बेटे की इस वक्त उम्र 14 साल है। क्वेश्चन में किसकी उम्र पूछी गई है? क्या क्वेश्चन में बेटे की उम्र पूछी गई है या उसके बाप की? तो हैदर की उम्र पूछी गई जो कि बाप है। तो बाप की उम्र कैसे मालूम होगी? बाप की उम्र है 3x, यानी कि x की जो वैल्यू आपके पास आई है उसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर बाप की उम्र आ जाएगी, एंड दैट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 36, 44 एंड 56। अच्छा, हम इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 36 की, 44 की, 56 की। प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आपको आती है, करके देखना चाहें तो 36 को 2 18, 2 9, 3 3 एंड 3 1s। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह 44 की करेंगे, ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। 56 करेंगे ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अब आप देख लें कि इसमें कॉमन क्या है, जो तीनों में कॉमन। तो ये 2 तीनों में कॉमन है, ये 2 तीनों में कॉमन है। इसके बाद इनके पास 3 है, इनके पास 11 है, इनके पास 7 और 2 है, ये कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें और आपका आंसर आ जाएगा दैट इज HCF ऑफ these 3 numbers। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। हाईएस्ट,
कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असद बॉट 12 ट्यूब लाइट्स फॉर होम which cost 6,900 altogether. What will be the price of 7 such tubes? तो हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ या प्राइस ऑफ 12 ट्यूब्स, 12 ट्यूब्स की कीमत है 6,900 रुपए। एक ट्यूब की कीमत क्या होगी? 6,900, इसको 12 से डिवाइड कर लें। चलें करके देखते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 3 4 12 और ये हो जाएगा 23 और ये 2300 हो जाएगा। नहीं नीचे तो मैंने इसे कर दिया 3 से, हमने इसे 4 से करना है 6,900 को। तो जब हम इसे 4 से करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 69 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 are 45, 6 5 are 30, 345, 9 2s 69 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 138 आता है। इसको जमा कर लें, 5 4 और 8 12, 1 3 4 और 3 7 और ये 1725 आता है। 1725, क्या 1725 3 से डिवाइड हो सकता है? करके देखते हैं। 1 7 8 2 10 5 15, 15 अगर 3 से डिवाइड हो सकता है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है। ये हमने कैसे मालूम किया? इसके लिए आपको हमारी लेक्चर सीरीज देखनी चाहिए जहां पर हमने देखा था कि कैसे पता चलता है कि बड़ी से बड़ी वैल्यू भी वो 3 से डिवाइड हो सकती है या नहीं। उसके लिए हम उसके सारे डिजिट्स को जमा करते हैं, जो आंसर आता है अगर वो आंसर 3 से डिवाइड होता है वो वैल्यू भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 5 are 15, 22 बन गया, 3 7 are 21, 15 बन गया, 3 5 are 15। तो 575 आंसर आया है एक ट्यूब लाइट का। हमने 7 की कीमत मालूम करनी है तो हम 575 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 500 को 7 से मल्टीप्लाई करें 3500 आता है, 70 को 7 से मल्टीप्लाई करें 490 तो ये 3990 हो जाएगा और 5 को ये 35 तो ये 4025 आंसर बनता है। हमारा आंसर ये है 4025, ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट है इफ द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड क्रॉप फील्ड इज 31 मीटर। स्क्वायर शेप्ड है क्रॉप फील्ड और उसकी लेंथ है 31 मीटर कि वो हर तरफ से 31 मीटर है। व्हाट विल बी द पेरीमीटर? स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम उसकी एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि चारों साइड्स बराबर होती हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 124 मीटर। नेक्स्ट है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। व्हाट आर द लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ द थर्ड साइड? तो उसके लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। दैट फार्मूला इज अबाउट, पहले आपने डिवाइड करना है एक साइड से दूसरी साइड को, a माइनस बी विच इज स्मॉलर देन c एंड विच इज स्मॉलर देन, ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस b। तो a माइनस बी करेंगे, 14 में से 6 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 8। c अननोन है, हमने मालूम करना है, आप इसको x भी लिख सकते हैं और 14 और 6 को जमा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20। तो इसकी लिमिटिंग फैक्टर्स यूं आएंगे कि लेस देन 20 एंड मोर देन 8। तो ये हमारा राइट आंसर है। ये कैसे हुआ है? इसके लिए आपको ये टाइप ऑफ क्वेश्चन सारे करने पड़ेंगे। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विद एरिया गिवन बाय। थोड़ा मुश्किल में डाला इन्होंने, हमें एरिया वैल्यू में नहीं दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दे दिया है। और रेक्टेंगल का हमें पता है कि इसकी दोनों जो साइड्स आमने सामने वाली हैं वो बराबर होती हैं, चारों साइड्स बराबर नहीं होती। तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसकी एक लेंथ और एक विड्थ मालूम करके देखते हैं। उसके लिए हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। हम इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, -12t², इसको पहले लिखते हैं, फिर प्लस 5t, फिर हम लिखते हैं +2। इसके बाद हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए दोनों एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करें, -12t² को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है -24t²। माइनस में आया है, इसका मतलब जब हमने इसको ब्रेक करना है तो दो ऐसी वैल्यूज में करना है कि एक जमा की हो एक माइनस की हो और उनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर 24 भी आ रहा हो। तो 8 - 3 5 होता है, हम वो करके देखते हैं। और 8 × 3 24 होता है। हमारी दोनों कंडीशंस मीट हो जाती हैं। ये भी चेंज नहीं हुआ, ये भी एज इट इज रहा, बराबर रहा और एक्सट्रीम्स भी सेटिस्फाई हो रही है। 8t को 3t से मल्टीप्लाई करें, ये 24t² आ जाता है और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब आप इनको सॉल्व कर लें, ये आपका हो जाएगा, इधर से क्या कॉमन ले सकते हैं, -4t। तो -4t अगर आप कॉमन लें तो ये अंदर आएगा 3t + 2 और यहां से आप
यहां पर आप क्या कॉमन लेंगे, यहां पर आप माइनस, अच्छा यहां पर हमने माइनस बाहर लिया कॉमन, तो उस वजह से ठीक है, यहां पर माइनस आना है क्योंकि माइनस माइनस जमा होगा। यहां पर हम -1 कॉमन लेते हैं तो अंदर 3t -2 आता है क्योंकि माइनस माइनस जमा हो गया। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, हमारे पास दो फ्रैक्शंस बन गई और हमें पता है कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो एक को लेंथ मान लें, एक को विड्थ मान लें, तो ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा। जब आपने एक को लेंथ और एक को विड्थ मान लिया तो अब आपको पेरीमीटर निकालना आसान हो जाएगा। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। तो हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ प्लस विड्थ से, तो लेंथ लिखते हैं 3t -2 और इसमें जमा करते हैं अगली वैल्यू को, जो उनके साथ साइन है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो ये जो 3t में से -4t अगर आप करेंगे तो ये -t रह जाएगा, -2 और -1 करेंगे ये -3 रह जाएगा। 2 को -t से मल्टीप्लाई करेंगे -2t आ जाएगा और 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा। एंड योर आंसर इज द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल इज -2t -6 एंड दैट इज राइट आंसर। ये मैथमेटिक्स का पोर्शन था, ये ज्यादा टाइम लेता है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला पोर्शन, यानी कि एवरीडे साइंस का पोर्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन थ्रू एप्लीकेशन ऑफ हीट। अगर आप हाइड्रोकार्बन पर हीट अप्लाई करते हैं और हाइड्रोजन अलग करते हैं तो उसे रिफॉर्मिंग कहते हैं। What happens when an electric impulse is generated in a cardiac cycle? एक कार्डियक साइकिल में जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है तो क्या होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल टर्न होता है एक्शन पोटेंशियल में, क्योंकि मसल्स काम कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोनोरस? किन से आवाज आती है, कौन शोर करते हैं? तो धातें शोर करती हैं, मेटल्स में से ज्यादा आवाज आती है। डोलोमाइट कार्बोनेटेड साल्ट है किस किस का, कैल्शियम और मैग्नीशियम का। विच टाइप्स ऑफ प्लांट्स फुलफिल देयर नाइट्रोजन नीड बाय डाइजेस्टिंग इंसेक्ट? इन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। आपने नाम सुना होगा वीनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट, सनड्यू। ये ऐसे पौधे हैं जो इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं और उनसे अपनी नाइट्रोजन की डिमांड पूरी कर लेते हैं। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन ट्रेड्स आर दैट। अच्छा, अब डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन वाली ट्रेड्स कौन सी होती हैं? ऐसी ट्रेड्स जो कि कंटिन्यूअस ना हो। एक होती है कंटिन्यूअस वेरिएशन वाली, एक होती है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन वाली। तो कंटिन्यूअस वेरिएशन वाली होती है जिस तरह की आपकी हाइट होती है। तो अगर आप पूछें कि एक क्लास में बच्चों की हाइट कितने सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में आप कह सकते हैं 140 सेंटीमीटर, 141 सेंटीमीटर, 142, 143, 144, 145। पता नहीं दरमियान में कितनी इंटरमीडिएट स्टेजेस आ जाएंगी। ये कंटिन्यूअस वेरिएशन के हिसाब से ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं है। इंटरमीडिएट स्टेजेस का होना कंटिन्यूअस वेरिएशन के अकॉर्डिंग होता है। तो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में क्या होता है कि या तो ये क्वालिटी है या फिर ये क्वालिटी है। आप कहते हैं कि गुलाब सुर्ख है या सफेद है, आप कहते हैं ब्लड ग्रुप ए है या बी है या ओ है या ए बी है। आप ये नहीं कहते कि उसकी बॉडी के किसी से में ए ब्लड दौड़ रहा है, किसी में ए बी दौड़ रहा है। ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस हैं। तो इनमें क्या होता है, इनकी शर्त क्या होती है, दे एग्जिस्ट इन डिस्टिंक्ट कैटेगरीज with no intermediate forms and that is your right answer. Next है all of the following is correct regarding platelets. Platelets के बारे में सब ठीक है सिवाय एक के, हमने जो गलत लिखा है वो ढूंढना है। irregular shape small piece of cell, ये तो ठीक लिखा है। stop bleeding, ये ब्लीडिंग को रोकते हैं, ब्लड क्लॉट बनाते हैं। डेंगू के बुखार में प्लेटलेट्स की तादाद कम हो जाती है, ये तीनों बातें ठीक है, लेकिन प्लेटलेट्स की टाइप्स नहीं होती, ये बात गलत है। ब्रास इज एन अलॉय, इट इज अ मिक्सचर ऑफ। ब्रास एक अलॉय है, मुख्तलिफ धातुओं का मिक्सचर है। किन किन का? कॉपर और जिंक का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टाइप ऑफ सॉइल? जो सिल्ट है इट इज गुड फॉर कल्टीवेशन, ये बिल्कुल ठीक बात है। क्ले को आप ग्लास बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए सैंड अच्छा है। और पोट्री के लिए आप रेत इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी अच्छी है। और सारी टाइप से ग्लास बन नहीं सकता। सिल्ट जो है दरमियानी सी मिट्टी होती है, थोड़ी रेतली थोड़ी चिकनी, तो ये अच्छी जमीन होती है काश्तकारी के लिए। मैंग्रोव छोटे छोटे दरख्त हैं, ये किस एरिया में ग्रो करते हैं? कोस्टल एरियाज में ग्रो करते हैं, साहली इलाकों में, जहां पर जमीन जो होती है वो पानी से भरपूर होती है, सेम ज्यादा जमीन होती है, वाटर लॉक्ड सॉइल होती है, समटाइम दलदली इलाका होता है। रैट, जेब्रा, गोट, ये फूड चेन के किस लिंक पे आते हैं? भाई फूड चेन को अगर आप बनाएंगे तो सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर, फिर उसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद आते हैं टर्शरी कंज्यूमर। तो जितने भी ग्रासेस हैं वो प्रोड्यूसर हैं, सारे पौधे प्रोड्यूसर हैं।
और उनको खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर हैं। तो रेट, जेब्रा, गोट ये प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, तो इन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे। द बेस्ट एंड अप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड टेक्निक्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स आर इंक्लूडेड इन। ये लेसन प्लान के अंदर हम सारी चीजें शामिल करते हैं, मेथोडोलॉजी और टेक्निक्स, जिसके जरिए हम डिसाइड करते हैं कि स्टूडेंट्स को सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाए। इन विच स्टेज ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आर ऑब्जेक्टिव्स सच एज डिफाइनिंग, नेमिंग, आइडेंटिफाइंग एंड शोइंग प्राइमरीली कैटेगराइज्ड। चीजों के बारे में बुनियादी तौर पर उनके नाम पता होना, उनकी पहचान कर लेना, ये बुनियादी सी चीज होती है, इसको कहते हैं नॉलेज। अ कॉन्फ्रेंस दैट इंश्योर्स एवरी स्टूडेंट हैज एन इक्वल चांस टू स्पीक ड्यूरिंग अ डिस्कशन, ऐसे कॉन्फ्रेंस को हम टॉकिंग टिकट्स कहते हैं। डॉक्टर रुथफाउ, पाकिस्तान में इनका नाम हमेशा इज्जत और एहतराम से लिया जाता है। इन्होंने कोढ़ के मरीजों का इलाज किया पाकिस्तान में रहकर। ये जर्मनी से आई थी भले वक्तों में और फिर पाकिस्तान में रही और हमेशा अपनी सारी जिंदगी यहीं पर गुजार दी। तो इनको मदर ऑफ लिप्रोसी पेशेंट्स कहा जाता है। कोढ़ के मरीजों के लिए ये मसीहा साबित हुई। एस्टोला एंड मनोरा आइलैंड ये कहां पर है? अरेबियन सी में है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज द खरीफ क्रॉप? खरीफ क्रॉप खजा की फसल कौन सी है? कॉटन। What was one of the Babur's major contribution to the Mughal Empire? बाबर एक बड़ा बादशाह था, मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी, तो उसने इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डेवलप की। ये ऐसा नहीं है कि उसने पर्शियन खत्म की हो, पर्शियन को प्रमोट किया है, खत्म नहीं किया। और सॉदर्न इंडिया में ये नहीं गए, वो ज्यादा गए हैं अकबर और औरंगजेब, और ब्रिटिश लॉज इन्होंने बिल्कुल इंट्रोड्यूस करवाए, वो तो ब्रिटेन से नहीं करवाए। हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ बेबीलोन? बेबीलोन का पहला किंग जो था हैमुराबी। अलेक्जेंडर थ्री ऑफ मैसिडोन, मैसिडोन का जो अलेक्जेंडर थ्री है उसको हम अलेक्जेंडर दी ग्रेट कहते हैं, सिकंदर आजम कहते हैं। व्हाट इनिशियल बिलीफ डिड सर सैयद अहमद खान ओरिजिनली होल्ड रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन इंडिया? सर सैयद अहमद खान का शुरू में ख्याल था कि हिंदू और मुसलमान एक मुत्तहिदा कौम के तौर पर रह सकते हैं, लेकिन फिर उर्दू हिंदी तनाजा हुआ तो उन्हें पता चल गया कि ये इकट्ठे नहीं रह सकते। हदीस है, इस हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला बंदे की मदद कब तक करता है? जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता रहता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो अखी ही का जिक्र है, ये भाई के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो अब्दुन बंदे के लिए इस्तेमाल होता है। मामून रशीद ने इस्लामी सल्तनत में क्या ऐलान किया कि कुरान को मखलूक माना जाए, तो उसके लिए इसने बड़ी सख्ती की और इमाम अहमद बिन हंबल को सजाएं भी दिलवाई। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम क्या था? आपका असल नाम जुनैद बिन मोहम्मद अल बगदादी था। गज़वा बदर के मौका पर इस्लामी लश्कर के पास कितने ऊंट थे? 70 ऊंट थे, कुफार से बहुत कम थे। हदीस मुबारका की रूह से किस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना चाहिए? जुमा के दिन। माई टीचर नेवर कंप्लेन्स अबाउट माई बिहेवियर, यहां पर हमने ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसमें इन्फ्लेक्शनल एंडिंग हो। तो इन्फ्लेक्शनल एंडिंग जो है वो कंप्लेन्स में है, क्योंकि कंप्लेन्स आपको सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसकी तादाद के बारे में, उसके जमाने के बारे में। आफ्टर द फाइनल स्पीच द ड्रमर हर्ड हिज स्टिक एट द क्राउड, तो यहां पे ड्रमर क्या है? यहां पे ड्रमर सब्जेक्ट है। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो ड्रमर सब्जेक्ट है, वो काम कर रहा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन एन एडवर्ब ऑफ प्लेस? ढूंढते हैं जगह का जिक्र कहां पे। ही डज एक्सरसाइज रेगुलरली, रेगुलरली तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तादाद का जिक्र है। आई सा हिम यस्टरडे, एडवर्ब ऑफ टाइम है, जगह वक्त का तयन है। वी वॉन द मैच लकीली, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। इट इज कोल्ड आउटसाइड, आउटसाइड एक जगह का नाम है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एट फर्स्ट ही वॉज अफ्रेड डैश बीइंग ड्रॉप्ड, यहां पे कौन सी प्रेपोजिशन आनी है? ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग ड्रॉप्ड। ईच पार्टिसिपेंट वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट, आइडेंटिफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यहां पर क्या है? ईच, क्योंकि ईच जो है ये क्वालिटी है इस नाउन की। चूज अ वर्ड दैट हैज अ नेगेटिव मीनिंग बिकॉज ऑफ इट्स सफिक्स। अच्छा, फियरफुल ये तो अल्फाज को बढ़ा रहा है, केयरफुल। होपलेस, ना उम्मीदी, उम्मीद का ना होना, ये नेगेटिव मीनिंग है, तो ये हमारे पास हमारा आंसर है। लाइफ इज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, ये क्या है? ये मेटाफर है, क्योंकि आपने कोई इस तरह का वर्ड नहीं यूज किया लाइक, लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। अगर आप ऐसे करते तो ये बन जाता सिमिली। अब आपने डायरेक्टली कह दिया लाइफ इज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, तो ये मेटाफर है। विच प्रोनाउन वुड यू नॉट एक्सपेक्ट टू फाइंड इन द थर्ड पर्सन नैरेटिव? देखें, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव होता है आई,
वी। तो आप इसको थर्ड पर्सन में नहीं फाइंड आउट करेंगे। थर्ड पर्सन में ये होते हैं ही, शी, दे और इट। तो यहां पर पहले 50 एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। मैं अगेन बताता चलूं कि ये आपकी रिक्रूटमेंट थी प्राइमरी और मिडिल लेवल की। अगर आप हाई लेवल की रिक्रूटमेंट के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी शुरू करें। उसके लिए आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा सेशन ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इन टाइम सेशन ज्वाइन करें ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।